हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हरियाली तीज। और इस त्यौहार पर मैं आप सभी के लिए विश करता हूं कि भगवान आपको सुख, समृद्धि, दौलत, धन दौलत, पैसा, स्वास्थ्य और एक अच्छी बुद्धि दे ताकि आप संसार में सुखी रह सकें। और इसी के साथ में अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारी जो आज का सेशन रहने वाला है, आज की जो क्लास रहने वाली है, वही अपने इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को एक बार रिवाइज करके आगे अपना कंटिन्यू हम सेशन करने वाले हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे और जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपसे आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था, आई अर्ज्ड कि आपको अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल साथ में लेके बैठना है। छोटी छोटी बातें जो भी आपको लगती हैं वो सारी नोट डाउन कर ली हैं और इसके साथ साथ आपको अच्छे से नोट्स बना करके उनको रिवाइज भी करना है। जो होमवर्क है, कुछ आपको मैं काम दूंगा करने के लिए, वो काम आपको करना है। ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ में करते रहना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप उस लेवल तक उस चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए रिवाइज करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो हमने सबसे पहले सीखा था लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, लैंग्वेज जो बनती है साउंड से बनती है। मैं ये बड़ा फास्ट करके आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। आज आपकी थर्ड क्लास है, ये आज आपका थर्ड डे है जब से मैंने ये कोर्स आपका शुरू किया है। कंप्लीट मैं आपको करवाऊंगा लैंग्वेज एंड आपका ग्रामर, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने बताया लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं और उसकी जो शुरुआत हुई वो हमारी साउंड से हुई। उसके बाद में हमने लेटर्स को लिखा, लेटर्स आए हमारे। उसके बाद में लेटर्स के बाद में हमने सीखा वर्ड को बनाना। ठीक है माय डियर फ्रेंड, वर्ड्स के बाद में हमने फ्रेज बनाने सीखे और फिर उसके बाद में हमने क्लोज बनाने सीखे और फिर हमने सेंटेंसेस के बारे में देखा कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, जब हम वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ से हमारी ग्रामर शुरू होती है। तो मैंने आपको बताया ग्रामर की जब हम बात करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ग्रामर दो तरीके की ग्रामर होती है। हम ग्रामर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, दो तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक मैंने जो आपको बताया था वो था आपका फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर मैंने आपको ये समझाया था लास्ट क्लास में कि यहाँ से ये जो वर्ड होते हैं ये अलग अलग रोल प्ले करते हैं, तो वहीं से हमारी फंक्शनल ग्रामर शुरू होती है। और दूसरा होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, माय डियर फ्रेंड्स, यू कीप ऑन राइटिंग ऑल दिस थिंग्स। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को लिखना शुरू कर दीजिएगा और फंक्शनल ग्रामर को लिखिएगा, पता चल जाएगा आपको इसमें डिफरेंस क्या होता है। मैंने कल आपको समझाया था फंक्शनल ग्रामर का क्या फंडा होता है, वो सारा सब कुछ मैंने आपको समझाया। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है? देखिए, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में एक सेंटेंस को लिखने का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाता है कि सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से लिखा कैसे जाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि भाई कहाँ पर हमने सब्जेक्ट को लिखना है, कहाँ पर हमने वर्ब को लिखना है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना है, कहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट को रखना है, कहाँ पर हमने आर्टिकल को फिक्स करना है, कहाँ पर एडजेक्टिव को फिक्स करना है, कहाँ पर एडवर्ब को फिक्स करना है। ये सारी चीजें हम किसमें सीखते हैं माय डियर फ्रेंड? ये हम सीखते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। ठीक है, अब हमने एक सेंटेंस लिख दिया, उस सेंटेंस में हमने चीजों को फिक्स कर दिया, कहाँ पर कौन सी चीज आने वाली है। ये हमें किसमें सीखते हैं हम? ये हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर सीखते हैं। अब जो भी हमने लिख दिया उसके अंदर उन वर्ड के रोल क्या क्या है, भाई कौन नाउन का काम कर रहा है, कौन एडवर्ब का काम कर रहा है, कौन एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है, कौन प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो ये सब कुछ हम फंक्शनल ग्रामर के अंदर सीखते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रामर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे, ये जो टॉपिक कवर किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? वो बिल्कुल वही है जो मैंने कल आपको बताए थे। नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunctions और इंटरजेक्शन। राइट माय डियर फ्रेंड, तो ये 8 टॉपिक जो हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रामर भी बोलते हैं और इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोला जाता है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों है इसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच? मान लो कि आपने एक बहुत बड़ा स्पीच दिया, एक बहुत बड़ा स्पीच लिखा, कोई ऐसे लिखा, कोई आर्टिकल लिखा, कुछ भी आपने लिखा, उसके ये सारे जो हैं, ये सारे उसके पार्ट होते हैं। मान लो कि आपने एक ऐसे लिखा, उस ऐसे के अंदर आपने 500 वर्ड लिखे, 500 वर्ड्स आपने लिखे। उस 500 वर्ड्स में से हो सकता है 50 आपके नाउन हो सकता है 50 आपके प्रोनाउन हो सकता है 100 आपकी वर्ब हो। तो इसी तरीके से सारी चीजें आप लिखी जाती हैं। तो इसीलिए ये उस स्पीच का जो आपने 500 वर्ड्स का जो स्पीच लिखा, ये सारे उसके पार्ट्स हैं, तो इसीलिए इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोबारा से बोलिए, क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी का दूसरा नाम क्या है? फंक्शनल ग्रामर। इसी को फंक्शनल ग्रामर बोलते हैं, इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। राइट, तो ये टॉपिक इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। इसके अंदर क्योंकि हम चीजों को बनाना सीखते हैं, राइट, स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, कोई चीज को कहां पर प्लेस करना है, ये सब कुछ सीखते हैं। तो इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? इसके अंदर टेंस सीखेंगे, इसके अंदर हम मोडाल्स सीखेंगे, ठीक है, इसके अंदर हम आर्टिकल सीखेंगे, इसके अंदर हम आपका वॉइस सीखेंगे, इसके अंदर हम नरेशन सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक इसके अंदर हम कवर करते हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, और इसके फंक्शंस को समझने के लिए इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने थोड़ा सा आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो ग्रामर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके हम समझते हैं। कुछ टॉपिक जिनको हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में लेते हैं वो टॉपिक ये हैं, कुछ टॉपिक हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रामर में लेते हैं और वो ये टॉपिक है। ठीक है, फंक्शंस की बात कैसे करते हैं मैंने आपको समझाया, पिछली क्लासेज में आप देख सकते हैं। तो ये हम सारी चीजें आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रामर बताया, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर बताया, मैंने कल आपको इन सब के रोल बता दिए थे, इनका क्या क्या काम है वो आपको जरूर आना चाहिए। देखिए, अगर आपको इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से सीखनी है तो इनके रोल आपको पता होने चाहिए कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है। सेंटेंस में अगर हम कोई एडजेक्टिव फिक्स कर रहे हैं तो उसका क्या काम है, उसका रोल क्या है। एडवर्ब को यूज कर रहे हैं तो एडवर्ब का क्या रोल है, उसके आने से सेंटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एडजेक्टिव के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मैंने कल समझाया था, एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो ये आपको समझ रहे हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक बार उसको स्किप कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो फिर हमारा जो समझने का जो प्रोसेस रहेगा उसमें कहीं ना कहीं खलल आ जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल पेशेंस के साथ में बने रहिएगा और अपना पेन नोटबुक अपने पास रख करके उसका यूज भी करते रहिएगा। ठीक है, सारी चीज़ों को लिखना है, समझना है। कभी भी कोई भी आपसे पूछ ले डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है, कभी भी कोई आपसे पूछ ले फंक्शनल ग्रामर क्या होता है, कभी भी आपसे कोई पूछ ले नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब का क्या क्या रोल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, कोई भी हम STRUCTURE स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, तो उसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखने का एक सिंपल सा फंडा होता है, और वो सिंपल सा फंडा होता है क्या? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इस सिंपल स्ट्रक्चर को समझने के लिए जिस जिस चीज का यूज होता है वो सारी चीजें मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं चीजों को। देखिए, इंग्लिश के अंदर कुछ चीजें लिमिटेड सी हैं। क्या बोला मैंने? इंग्लिश के अंदर कुछ चीजें लिमिटेड सी हैं, और उन लिमिटेड चीजों को सीखना कभी भी मुश्किल नहीं होता। बस एक हवा बना हुआ है कि यार मेरे को तो इंग्लिश आएगी ही नहीं। तो पहले बात तो इस चीज को, इस थॉट को आप निकाल दीजिएगा अपने दिमाग से
इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बशर्ते आपका थोड़ा सा मन होना चाहिए, आपके इंटेंशन होना चाहिए कि बस मेरे को ये सीखनी है तो सीखनी है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो आइए, मैंने क्या बताया, एक सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इन सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सब्जेक्ट जो होते हैं, देखिए सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे पास में यही है बस, आई, यू, वी एंड दे। इसके अलावा ही, शी, इट, नेम। हो सकता है कि आपको लगे कि सर ये तो बहुत आसान चीज बता रहे हैं हमें, और हमें तो ये सब कुछ आता ही है पहले से, तो अभी सीखने का क्या फायदा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये चीजें भी नहीं पता होती हैं। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, आपका रिवाइज हो जाएगा, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को, ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 80% स्टूडेंट को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, दे डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो दैट इज़ वाई मैं ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ अपनी तसल्ली के लिए, ताकि मुझे लगे कि यस ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी काम जो होता है, कोई भी काम जो होता है, यानी कि वर्ब जो होती है, कोई भी वर्ब आप बोल दो, या इसी को आप बोल सकते हैं वर्क, वर्ब या एक्शन, कुछ भी आप बोल दीजिएगा। ठीक है, सब एक ही बात हो रही है। सारे काम, जितने भी काम हैं, उन काम को करने वाला कोई ना कोई तो जरूर होता है, और जो काम को करने वाला होता है उसी को सब्जेक्ट बोला जाता है। अब किसी भी काम को करने वाला कौन हो सकता है, या तो मैं हो सकता हूं, या आप, या भाई हम, या वे, या किसी एक इंसान के लिए वह, या किसी लड़की के लिए, मतलब के लेडी के लिए बोल सकते हैं शी, इट, या फिर कोई भी नाम लेके बोल सकते हैं। भाई यही तो लोग काम करेंगे, और ये सारे के सारे होते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है, देखो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये जो नीचे वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये वाले, यानी कि ही, शी, इट और नेम। क्या बोला मैंने, ही, शी, इट और नेम। आपको भी बोलना है ये। आप यही मान के चलिए कि आप बिल्कुल फेस टू फेस, हम एक क्लास में बैठे हैं और चीज़ों को बिल्कुल आमने सामने बैठ के मैं आपको समझा रहा हूँ, और आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप लिख रहे हैं। यहीं पे तो आपको थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखानी है, यहीं पर थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना है, यही चाहिए बस मुझे, आपकी यही वाली सिंसियरिटी और यही वाला डिसिप्लिन। ये मानो कि मैं आपके सामने बैठकर आपके बिल्कुल फेस टू फेस आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं और मेरे साथ साथ बोल रहे हैं। ये दो चीज़ें आप फॉलो कर लो बस, और सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। दो चीज़ें कौन सी, साथ साथ बोलना और साथ साथ लिखना, दोनों चीज़ों को आप करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बोलिए क्या है, ही, शी, इट, नेम। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। ये सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड, दीज आर द सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी कि एक वचन वाले जो होते हैं, एक वचन बहुवचन वाले होते हैं ना, तो ये सिंगुलर, ये है सिंगुलर, एक वचन वाले। ठीक है, और ये जो तीन बच गए हमारे, ये वाले यू, वी, दे, इनको हम बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, प्लूरल। ठीक है, यानी कि बहुवचन। क्लियर, कैसे यूज होगा मैं आपको सारा सब कुछ एक एक चीज समझाता हुआ चलूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं आपको टेंशन लेनी, बस सुनना है और समझना है और आगे बढ़ना है और लिखना है, दैट्स इट। तो ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। ये जो होता है आए, इसको बहुत बार सिंगुलर में भी कंसीडर कर लिया जाता है, बहुत बार प्लूरल, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब आप इतना समझ लीजिएगा कि ये सारे सिंगुलर हैं और ये वाले सारे प्लूरल हैं। ठीक है, इनका रोल क्या है, दैट आई विल टीच यू। इनका मैंने क्यों बताया ये सब कुछ आपको, ये मैं आपको भी बताता हूँ कि मैंने क्यों अभी बता दिया, क्यों क्लियर किया है। इसके पीछे एक छोटे सा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आदमी, जब बच्चा, जब कोई भी स्टूडेंट किसी चीज़ को नरेट करता है, कुछ लिखता है, तो बहुत सारी गलतियां करता है इनकी वजह से, वर्ब के साथ में। क्या बोला मैंने, पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिएगा आप, यहीं पर आपको समझना है कि इनकी वजह से आने वाली जो वर्ब होगी, यानी कि तो सब्जेक्ट मैंने बताया, आने वाली जो वर्ब होगी उसके साथ में बहुत बार गलती कर देते हैं बच्चे। तो इसीलिए इनको समझ लो, ये नीचे वाले क्या है, सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, और ये क्या है ऊपर वाले प्लूरल।
ठीक है, ये सब्जेक्ट का फंडा है। इसके अलावा इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, यही सब्जेक्ट होते हैं। अभी के लिए बस इतना समझो आप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम वर्ब की। अब वर्ब को समझेंगे। देखिए, अब वर्ब को समझना शुरू करते हैं। वर्ब को समझने के लिए ये मेन वर्ब बोल सकते हैं या वर्ब, एक ही बात है, आप समझिएगा। देखो, तो वर्ब को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। वर्ब का बिल्कुल क्लियर फंडा करते हैं आज, एक एक चीज को समझ लेंगे बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। वर्ब को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है मोडाल्स, इसके अंदर क्या आते हैं, मोडाल्स आते हैं। ये जो मोडाल्स होते हैं ये भी वर्ब का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। एक मोडाल्स होता है, दूसरा क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक होता है मोडाल्स माय डियर फ्रेंड, और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। फंडा आपको समझना है, वर्ब का फंडा मैं आपको समझा रहा हूँ। सारे के सारे मोडाल्स भी वर्ब का ही पार्ट होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी मोडाल्स का ही पार्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चीजों को आपको इस तरीके से समझते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आता है। मोडाल्स में आपको पता है मोडाल्स कौन कौन से होते हैं। मोडाल्स में हम बात करते हैं कैन, कुड, वुड, शुड, लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। ये मैं आपको वर्ब का एक पार्ट समझा रहा हूँ कि वर्ब मोडाल्स जो है वो वर्ब में ही आते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी इसी में आती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को आप इस तरीके से समझिए। इसके अलावा बहुत सारे हैं, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है ना, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। ये इस तरीके से चीजें चलती है। फिर आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब में तीन चीजें होती हैं, बी, डू एंड हैव। ये चीजें होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब, बी, डू एंड हैव। अब मैं इसको आपको एक बार समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। आप तब तक इसको लिखो, आप, मैं आपको ये क्लियर करवाता हूँ। देखिए, ठीक है, अभी तक लिखो इसको, मैं आपको समझा रहा हूँ और अच्छे से डिटेल में आपको। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, वर्ब का फंडा समझा रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखो, वर्ब के फंडे को समझने के लिए आप यहाँ पे आए, वर्ब को समझें आप। वर्ब एक तो हो गया हमारा मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, क्लियर हो गया। इसका दूसरा फंडा क्या है जिसमें हम चीजों को समझते हैं दो तरीके से, एक तो मोडाल्स और एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मोडाल्स से मैंने आपको क्या समझाया, मोडाल्स में आता है आपका मे, कैन, कुड, मस्ट, लाइक दिस, ठीक है, माइट, ये वाले। तो ये सारे क्या होते हैं, ये आपके मोडाल्स जो हैं, मे, कैन, कुड, मस्ट, माइट, इस तरीके के जितने भी हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे हमारे मोडाल्स होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को समझने का तरीका मैंने क्या बताया, इसमें एक होता है बी और एक होता है डू और एक होता है हैव, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये सारी ही एक्चुअल में, तो ये सारी ही हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी एक तरीके से, ठीक है। मोडाल्स, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारे एक तरीके से आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं और ये वर्ब का मेन वर्ब का पार्ट है, ठीक है। जिसमें हम जैसे कि ये लिखते हैं ना, हमारा जैसे कोई काम है गो, तो ये हमारा मेन वर्ब है। इसकी फिर सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, इसकी फिर थर्ड फॉर्म होती है गोन, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं ये इनको मेन वर्ब बोलते हैं और ये वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब बी में क्या पढ़ते हैं हम, बी में हम पढ़ते हैं इज, एम, आर, और क्या पढ़ते हैं, वॉज और वर, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि ये सारी सारी हेल्पिंग वर्ब हैं आपकी, मोडाल्स, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने बी पढ़ा, फिर उसके बाद में डू, और डू में क्या होता है, डू, डज और डिड, डिड भी होता है। और इधर हैव वाले में क्या होता है, इसमें हमारा हैव, हैज और हैड, ये चीजें, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या है, ये हमारी सारी की सारी यहां से लेकर के यहां तक एक तरीके से हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं।
इसमें से हमने इनको अलग अलग कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया आपको समझाने के लिए, मॉडल्स को अलग कर दिया और ऑक्सिलरी वर्ब को अलग कर दिया, जिसमें एक मेन बी है, फिर डू है और फिर आपका हैव है। और बी में क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में। इधर से डू, डज, डिड आता है और इधर से हैज, हैव, हैड आता है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो ये चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये मेन वर्ब को समझने का तरीका है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में हमारे जो वर्ब हम पढ़ते हैं, यानी कि जितने भी काम जो हम काम करते हैं, मैंने आपको बताया ना वर्ब का मतलब, मैंने क्या बताया, वर्ब का मतलब है कोई भी काम, यानी कि वर्क, या आप उसको एक्शन भी बोल सकते हैं, कोई भी एक्शन, ये सारे, ठीक है। दूसरा इनकी हेल्प करने का काम जो करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बात भी हमें समझनी है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो ये तब तक ये लिखो एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखो, इसको समझो, इसको पूरा का पूरा रिवाइज करो और फिर मैं आपको समझाता हूँ ऑब्जेक्ट। क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने, सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का फंडा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये समझेंगे। वर्ब का मैंने आपको समझा दिया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट का समझा दिया, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। अब चलिए ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है। देखिए, कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो सेंटेंस में ऑफ कोर्स हम वर्ब तो यूज करते ही करते हैं भाई, वर्ब तो हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखी। बहुत बार होता क्या है, बहुत बार क्या होता है कि जब हम वर्ब को यूज करते हैं ना, तो वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट कर देती है अपने आप से ही। जैसे हमने लिखा ही स्माइल्स, अब ही स्माइल्स, वो स्माइल करता है। अब इस स्माइल ने अपना मीनिंग यहीं पर कंप्लीट कर दिया। तो जब इसने अपना मीनिंग कंप्लीट कर दिया, तो अब यहां पर आगे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने, ध्यान से समझो। जब कोई वर्ब अपना मीनिंग यहीं पर कंप्लीट कर देती है, यानी कि वर्ब के साथ वर्ब का यूज होते ही अपना मीनिंग कंप्लीट कर देती है, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन होता क्या है, बहुत बार जब वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट ना कर पाए, क्या बोला मैंने, जब सेंटेंस में वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट ना कर पाए, तो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उसे और शब्दों की जरूरत पड़ती है, और उन और शब्दों को ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने कहा, एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिखा है, एक एग्जांपल लिखा, ही स्माइल्स, ठीक है। यहाँ पे इसने मीनिंग कंप्लीट कर दिया, तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने लिखा ही गेव, उसने दिया, क्या दिया भाई, तो मीनिंग तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो क्या बोलेंगे, ही गेव अ पेन, उसने एक पेन दिया, ही गेव अ पेन। तो अब इन दोनों ने मिलकर के इसके मीनिंग को कंप्लीट किया, इन दोनों ने मिलकर के इसके मीनिंग को कंप्लीट किया है, वर्ब के मीनिंग को। तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी और इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का रोल क्या होता है। कोई आपसे पूछ ले कि ऑब्जेक्ट का रोल क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, आप कहेंगे देखिए, जब सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद में जब वर्ब आती है, तो वर्ब अपना मीनिंग वहीं पर कंप्लीट कर देती है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। जब अपना मीनिंग ही कंप्लीट कर दिया, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन इन सम केसेस क्या, मेनी केसेस, जब वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो उसको कुछ और शब्द चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, और उन्हीं और शब्दों को ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा फंडा और है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का फंडा मैं समझा रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, सिंपल सी चीज है, एक ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है माय डियर फ्रेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है और कैसे हमें पता चले कि कौन सा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना भाई, हमने लिख तो दिया एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, लेकिन कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है ये भी तो समझना है। तो चलिए देखिए, सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा, he finished his work। उसने अपना काम फिनिश कर दिया। he finished his work या he finished the project, ये भी लिख सकते हैं आप। he finished the project यानी कि उसने प्रोजेक्ट का काम किया, कंप्लीट किया भाई। he finished the project। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है? ये है वर्ब। और ये क्या है? ये है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीनों चीजों से तो सेंटेंस बनते हैं, मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर तो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। यहाँ पर तो ये झंझट ही खत्म हो गया, एक ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे he gave me 10,000 rupees। he gave me 10,000 rupees, ठीक है। उसने मुझे 10,000 रुपीज दिए। अब ये एक सेंटेंस लिखा, ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कैसे पता चलता है। मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमारा समझने का क्या अभी मोटो है, क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस से आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ही गेव मी 10,000 रुपीज। अब ही गेव मी, एक तो हमारा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है जी। दूसरा क्या है? 10,000 रुपीज, एक ही है 10,000 रुपीज, एक ऑब्जेक्ट हमारा है ये हमारी वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब हमें कैसे पता लगे कि इसमें से डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है, यही तो समझना है हमें, ठीक है। अब आपको देखना है थोड़ा सा, यहाँ पर आपको अपना इंटेलेक्चुअल यूज करना है, थोड़ा सा आपको समझना चीजों को। देखिए आप पहले इस वाले को कवर कर लो, यानी कि एक बार समझने के लिए इस वाले को कवर कर लो। इसने अब फिर क्या रह गया? ही गेव 10,000 रुपीज, ठीक है। ही गेव 10,000 रुपीज, समझ में आया? फिर एक बार आप इस वाले को कवर करो, ही गेव मी। अब जब मैं इसको बोलता हूँ ही गेव मी, तो क्या सेंटेंस आपको लगता नहीं कि अधूरा सा है? ही गेव मी, क्या दिया उसने मुझे भाई? ही गेव मी व्हाट? सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, अधूरा है, मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इसको हाइड कर लेते हैं तो है, तो क्या बन गया? ही गेव 10,000 रुपीज, उसने 10,000 रुपए दिए। तो यहाँ पर सेंस ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो यानी कि इसमें इसके बगैर काम नहीं चल रहा। जब इसको नहीं लिखते तो सेंटेंस बहुत ज्यादा अधूरा है, समझ में नहीं आता, और इसको ना भी लिखे तो काम चल रहा है, ठीक है। इसको ना भी लिखेंगे तो काम चल रहा है, समझ में आ रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है हमें। तो मतलब क्या हुआ कि इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। तो इसके बगैर जब काम नहीं चल सकता तो ये तो है हमारा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो है ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि आगे वाली क्लासेस में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें समझ में आनी है, सारी चीजें महत्व हैं, इसीलिए मैंने इन चीजों को यहीं पर क्लियर कर दिया ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस में दिक्कत ना हो। मैं आगे आने वाले जितनी भी क्लासेस है जहां पर इनका यूज है वो मैं आपको भी क्लियर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको समझाया, कुछ चीज़ों का थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करते हैं और फिर आज की क्लास को फिनिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आज मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट हमारे दो कैटेगरी में उनको रखते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, ठीक है। टोटल 8 के करीब हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, यू, वी, दे। इसको बोले आप मेरे साथ में, आई, यू, वी, दे। दूसरा क्या है? ही, शी, इट,
नेम, ये ही शी इट नेम जो हैं ये चारों आपके सिंगुलर हैं, ठीक है, और जो ऊपर है वो आपके प्लूरल है, इतना समझिएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने वर्ब की बात की, उसमें से वर्ब एक मेन वर्ब होती है, जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारे काम होते हैं, उनको मेन वर्ब बोलते हैं, जैसे खाना पीना, जाना, खेलना, कूदना, सोना, रोना, धोना, सोना, जो भी है, ये सारे क्या है, मेन वर्ब है। दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे सारे मोडाल्स आते हैं, जितने भी मोडल्स हैं सारे एज ए हेल्पिंग वर्ब ही यूज होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सब सारे हमारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर हमने देखा कि हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको बी है, डू है या हैव है, और इसको मैंने समझाया इज, एम, आर, वॉज, वर। इसमें मैंने आपको बताया डू, डज, डिड, और यहाँ पर मैंने समझाया हैज, हैव, हैड, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये सारा फंडा समझ में आ गया होगा आज, और सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। सो at last I would say, if you like the video, share it, subscribe it and share it to all your friends। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी जिनको भी ज़रूरत है, हो सकता है आपको 1% ज़रूरत ना भी हो, बट इवन दो यू कैन शेयर इट टू योर अदर फ्रेंड्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल फॉर द डे एंड वंस अगेन आई विश यू हैप्पी तीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।